हेलो डियर, मैं सर्वेश नागर श्री अरविंदो आईएएस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी। और इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर। हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर हमेशा भारत में चर्चा का विषय बना रहता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर को समस्याग्रस्त बनाती हैं और क्यों भारत में एग्रीकल्चर इतना पिछड़ा है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। और भारत में क्यों कृषि इतना विरोधाभास का विषय बना रहता है, इन सब पर बात करने वाले हैं हम। उससे पहले हम देखेंगे कि भारतीय कृषि में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया है। भारत में जीएम क्रॉप्स का मुद्दा प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अलग मुद्दा है, क्लाइमेट के चैलेंज अलग सामने है, इन्वेस्टमेंट का अलग मुद्दा बना हुआ है। प्रोडक्शन एक तरफ बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी दूसरी तरफ बढ़ रहा है, साथ में किसानों के मध्य डिस्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो ऐसे कौन से विरोधाभास है जो कृषि को पिछड़ा पिछड़ा बनाए रखे हुए, और क्यों कृषि में आज लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्यों कल्टीवेटर्स खेती को छोड़कर नए प्रोफेशन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों एक किसान अपने बेटे को यह सलाह नहीं देता कि खेती करना चाहिए। तो कई सारी ऐसी चीजें जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर एक प्रोसेस जिसमें फसलों को भूमि पर उगाया जाता है। अ प्रोसेस टू कल्टीवेट क्रॉप्स ऑन लैंड। सिंपल सा है। देखिए, हम सारा घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, ये भी देख लेंगे। अगर 10 शब्दों में आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? अ प्रोसेस टू कल्टीवेट क्रॉप्स ऑन लैंड। सिंपली भूमि पर फसल उगाने की एक प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। ठीक है। और जो कृषि में और कवर करने वाले हैं वो है अचीवमेंट, इश्यूज, कॉलोनियल हिस्ट्री, देन द ओवरऑल हिस्ट्री ऑफ agriculture, challenges, characteristics, importance and action needed to be taken। उपलब्धियां डिस्कस करनी है, चुनौती, मुद्दे मुद्दे कृषि का अर्थव्यवस्था में महत्व, और एक्शन जो कि रिक्वायर्ड है कृषि की व्यवस्था सुधारने के लिए, कृषि के हालात सुधारने के लिए, उन पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक जनरल बैकग्राउंड ले लेते हैं हिस्ट्री का। इंडस सिविलाइजेशन से हमने जो कृषि की शुरुआत की थी, मे बी द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हु इन्वेंटेड एग्रीकल्चर। ठीक है, तब से हमने शुरुआत की, तब से लेकर आज तक भारत एग्रीकल्चरल जो कृषि प्रधान देश था, है, और मे भी अगर कृषि के हालात नहीं सुधरे तो कृषि प्रधान तो नहीं लेकिन कृषक प्रधान जरूर रह जाएगा। ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंचुरी एडी भारत में कृषि का योगदान नहीं, ओवरऑल भारतीय व्यापार का विश्व जीडीपी में योगदान हुआ करता 32%, और उसमें कृषि का बहुत बड़ा हाथ था। फिर एट द टाइम ऑफ मेडिवल सेंचुरी और मुगल एज इट यूज्ड टू बी अराउंड 27 to 28%, उसमें भी एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा हाथ था। और मैं ये कहूंगा कि एग्रीकल्चर ने भारत के लिए ग्लोबलाइज्ड ट्रेड के रास्ते खोल दिए थे। ठीक है। और फिर जब ब्रिटिश एंटर्ड हुए 17th सेंचुरी में, तब भी ये इट वाज अराउंड 23%, उसमें भी एग्रीकल्चर के जो रॉ मटेरियल है उसके लिए अंग्रेज आए थे। तो कृषि की महत्ता तब भी थी और आज भी कुछ हद तक बनी हुई है। फिर जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए तब ये 2-3% रह गई। तो भारत में ये ओवरऑल सी कॉलोनियल हिस्ट्री है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार ने जो प्रयास किए, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जो कृषि को पिछड़ा बनाए रखे हुए हैं? क्यों सरकार तमाम प्रयासों के बावजूद भी कृषि को वो स्थान नहीं दिला पाए जो सेवा क्षेत्र को आज प्राप्त है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक को, वो है कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है। तो सबसे पहली उपलब्धि क्या है? मैं कहूंगा सबसे पहली उपलब्धि क्या है? फूड सिक्योरिटी। भारत में फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा था जब तक कि 2013 में, आई गेस। ठीक है। लेजिस्लेशन के द्वारा फूड सिक्योरिटी बिल इंट्रोड्यूस नहीं कर दिया गया, और भारत की 67% जनसंख्या आज इस फूड कवरेज वाले अम्ब्रेला जो बिल है उसके अंतर्गत आती है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज भारत में जो बड़ी जनसंख्या है उस इस फूड सिक्योरिटी कवरेज में आती है। वो बात और है कि कौन उसकी उपलब्धता ले पाता है, किसके पास एक्सेसिबिलिटी है कि उसको ले सके, या उनके पास क्रय शक्ति है या नहीं, ये अलग मुद्दा है। ठीक है। दूसरी जो उपलब्धि है कृषि क्षेत्र की, वह है नो इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, आज भारत कोई भी एग्रीकल्चर, कम से कम फूड सिक्योरिटी के लिए भारत इंपोर्ट नहीं करता। देयर वाज अ टाइम आफ्टर 1965 जो वॉर हुआ था, उसके बाद भारत में PL480 जो प्रोग्राम था अमेरिका का, उसके तहत फूड फॉर पीस प्रोग्राम के तहत भारत जैसे देशों को मुफ्त में और बहुत कम दामों पर मुफ्त
या बहुत न्यूनतम दामों पर फूड उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है, वो दिन है और आज का दिन है। बल्कि वी आर द लीडिंग एक्सपोर्टर कंट्री इन द वर्ल्ड इन सम ऑफ कमोडिटीज। कुछ वस्तुएं तो हम लीडिंग एक्सपोर्टर बन चुके हैं, जैसे कि टी हो गया, चाय हो गया, शुगर केन हो गया, इवन आपके कपास हो गए, और सूती वस्त्र, एक्चुअली सूती वस्त्र हो गए, ऑयल सीड्स हो गए, देयर आर लॉट मेनी थिंग्स, वी आर द लीडिंग एक्सपोर्टर इन सम ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। फिर है आपका इसमें जो एग्रीकल्चर है वह जीडीपी का 2% रेवेन्यू जनरेट करता है। जीडीपी का 2% रेवेन्यू जनरेट करता है एग्रीकल्चर कमोडिटीज को ट्रेड करके। ठीक है, यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और एक और जो महत्वपूर्ण उपलब्धि नजर आती है वह क्या है? एवरी ईयर वी आर टचिंग न्यू हाइट्स इन फूड प्रोडक्शन और ग्रेन प्रोडक्शन। खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न में हम कई हर साल दर साल नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। अभी वर्तमान में भारत का जो फूड प्रोडक्शन कितना है? 283 मिलियन टन से ऊपर हो गया है। पिछले साल भी अच्छी बारिश हुई थी, तो संभव है कि फूड प्रोडक्शन और बढ़ेगा भारत में। फिर देखते हैं कि और ऐसी क्या उपलब्धि है जो एग्रीकल्चर के प्राइड का विषय है। ठीक है, सबसे पहले जो है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, भारत में जो एग्रीकल्चर है वह डाइवर्स हो गया। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ कृषि से ही उत्पाद आते हैं, आप डेयरी उद्योग से, पोल्ट्री फार्म से, और जो मीट इंडस्ट्री है उससे भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिला है। तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया है, कृषि पर बर्डन कम हो गया है। लेकिन तब भी भारत में कृषि का पिछड़ापन कम नहीं हुआ है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं जिनको एड्रेस करना है। तो उन मुद्दों को देख लेते हैं जो मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है आपका क्लाइमेट चेंज। भारत में क्लाइमेट चेंज कोई नई बात नहीं है, ना विश्व में कोई नई बात है, और ये किसी क्षेत्र सरकार का तो मुद्दा है नहीं, यह तो वैश्विक मुद्दा है। लेकिन व्हाट गवर्नमेंट आर डूइंग टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज? भैया क्रेडिट बड़ा मुद्दा नहीं है, इंश्योरेंस, जब फसल का बीमा इंश्योरेंस कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, या किसी को लोन नहीं मिल रहा, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। ये है असल मुद्दा जिससे लड़ना है। और ऐसा कहा जाता है बाय 2030 there would be sharp decline in rice and wheat production up to 10%, सॉरी 6 से 10% तक 2030 तक चावल और गेहूं में डिक्लाइन होने वाला है, डिक्रीमेंट होने वाला है। और अगर ये है तो अन्य फसलें भी इससे अप्रभावित नहीं रह पाएंगी, उनका भी आकलन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनमें भी, उनके उत्पादन में भी गिरावट देखी जाएगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, नेचुरल कैलामिटीज। अभी हाल ही में ही आपको पता है भारत में 2 तूफान आए थे। कौन कौन से? ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट पर निसर्ग और अम्फान तूफान आए, 2 साइक्लोन आए थे, उन्होंने बैडली हिट ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, और अभी नॉर्थ वेस्ट से टिड्डी अटैक, लॉकस्ट अटैक भी आया था, जिन्होंने उत्तर पश्चिम भारत, सेंट्रल इंडिया और उत्तर भारत में तबाही मचा रखी थी। ठीक है, फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। एक आकलन ये बताता है कि ओवरऑल जो नेचुरल कैलामिटीज से नुकसान होता है फसलों को, वो होता है 22%। उसमें भी जो 60% नुकसान होता है नेचुरल कैलामिटीज से, वो होता है फ्लड से। और भारत जैसे विकासशील देश में जहां बड़ी बड़ी नदियां हैं और इंडो गैंगेटिक बड़े बड़े प्लेन हैं, और कोसी और दामोदर नदियां तो रास्ता ही बदल लेती हैं। इस सीजन में इधर से जाएंगी तो पिछले सीजन में रास्ता ही बदल लेंगी। अगर ऐसी नदियां हैं, साउथ में भी कई सारी बड़ी नदियां हैं, और अगर वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, अगर उनमें बाढ़ आ जाती है तो फैलाव के कारण आसपास की कई जमीन को डुबा देती हैं, और उससे कृषि को भारी नुकसान होता है। फिर है आपका जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, जो अगला मुद्दा है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। भारत में जो प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट है वहां कितनी है? 2%, जो कि बहुत कम है। और अगर इसको ये समझ में नहीं आएगा, आप इसको सेवा क्षेत्र से कंपेयर कीजिए। सेवा क्षेत्र की ग्रोथ रेट रहती है इट्स अराउंड 10%। कितनी रहती है? 10%। अगर प्रोडक्शन की ग्रोथ रेट 2% है तो आप समझिए जो 50% जनसंख्या इस पर निर्भर है, जिनकी पर कैपिटा इनकम इसी प्रोडक्शन से निर्धारित होने वाली है, तो उनका पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा कैसे? उनकी आय कैसे बढ़े? कैसे उनका जीवन संपन्न होगा? ये बहुत मुश्किल है।
फिर मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर लूं तो प्रोडक्टिविटी के मामले में कोई हमने झंडे नहीं काट रखे हैं, ठीक है। इन चाइना 6.5 टन पर हेक्टेयर राइस, मैं एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, एक हेक्टेयर से 6.5 टन वो चावल उत्पादन करते हैं, वेयर एज इन इंडिया इट इज ओनली 2.5 टन पर हेक्टेयर। बहुत दूर भागना है हमको, कम से कम टू टच चाइना, टू लीड चाइना बिहाइंड, वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। R&D में सर्च करना पड़ेगा, माइक्रो जो मशीन है, नैनो टेक्नोलॉजी है, स्मॉल मीडियम जो मशीन है, छोटे खेतों के लिए प्रोडक्टिव होती है, उनका उपयोग करना पड़ेगा। खेत इतने बड़े तो है नहीं हमारे पास। फिर जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है नॉट हैविंग प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। भैया कौन सी, देखो अगर मैं आपको बताऊं कि सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई कि सरकार ने एग्रीकल्चर को इतना महत्व नहीं दिया जितना देना चाहिए। इससे पता चलता है कि किसी भी सरकार ने ये तो नहीं कहा कि नाउ वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट 5% ऑफ द जीडीपी इन एग्रीकल्चर। इट इज 1.223% और बिलो 2% से ही नीचे रहा है। जीडीपी का 2% पूरा ठीक से नहीं करते, और अगर 5% करते तो मे बी इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट सिनेरियो फॉर एग्रीकल्चर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो अगला मुद्दा है कि नॉट पेइंग इनफ प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। भैया एग्रीकल्चर को आप पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर जो अगला मुद्दा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, भूमि का विखंडन। देखिए भारत में लगातार जो है भूमि का विखंडन होता जा रहा है, और मरते पिता की अंतिम इच्छा तो आपको पता है, नहीं पता? मैं बताता हूं कि बेटा संपत्ति को, जमीन को बराबर बांट लेना, ठीक है, अंतिम इच्छा ही रहती है ना। और यही कारण है कि आज भारत में 1.08 पर हेक्टेयर जो फार्मर्स के पास जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो कितनी है, 1.08। और अगर सिर्फ मैं बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 0.5 हेक्टेयर ही बची है। आने वाले समय में और ये होने वाला है। खैर फ्रेगमेंटेशन बड़ा मुद्दा नहीं है, ये कोई भारतीय कहानी थोड़ी। भैया जितनी दुनिया में देश बने वहां सब जगह भूमि का विखंडन हुआ है, और सब ने कुछ ना कुछ ऐसे तरीके इजाद किए हैं जिनसे भूमि का विखंडन कुछ हद तक रुका है, या भूमि का विखंडन होने के बावजूद भी किसानों की दशा अच्छी है। हमें चाहिए वी हैव टू अडेप्ट द सर्कमस्टांसेस एंड फाइंड द न्यू वेज टू वेलफेयर फार्मर्स, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा वो क्या है, एमएसपी का। क्या मुद्दा है, एमएसपी का। देखिए एमएसपी का बहुत कम बढ़ता है, जो इनपुट कॉस्ट रहती है किसानों की वह बहुत ज्यादा रहती है। आप यूरिया का दाम बढ़े देख सकते हैं, पानी का, बिजली का, इवन सिंचाई, पानी का, बिजली का, इवन जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, एवरी डैम ईयर दे आर गोइंग टू बी कॉस्टली। साल दर साल वो महंगे हो जाते हैं। लेकिन नहीं महंगा होता है तो क्या, गेहूं का प्राइस और एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उसका प्राइस, ठीक है। देयर इज लॉट टू बी डन बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग एमएसपी। अगर किसान को इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा, अगर किसान को बोनस ही नहीं मिलेगा, देन हाउ द हेल ही विल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैप्पीली, ही वोंट, ठीक है। जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है डिप्रेसिंग सिनेरियो फॉर फार्मर्स। डिप्रेसिंग सिनेरियो फॉर फार्मर्स। देखिए भारत में जो किसान है उनके साथ कई मुद्दे हैं, और सबसे बड़ा है कि कोई खेती करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता, अरे भाई खेती में कुछ रखा ही नहीं है, ठीक है। जितना प्रोडक्शन होता है उससे उसका जीवन चल पाता है। वो एक अच्छी सी कहावत है प्रेम चोपड़ा की, ही यूज्ड टू से दैट नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ठीक है। एक तो आपकी एवरेज लैंड होल्डिंग साइज 1.08 है, उसमें से भारत में जो ओवरऑल फार्मर्स है वो क्या, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स, उनकी संख्या 86% है, ठीक है। उसमें क्या तो वो खा लेगा और क्या ही बेच लेगा, ठीक है। तो जब उसके पास कुछ नहीं बचता तो उसके पास एक ही विकल्प बचता है, ठीक है। तो ये काफी डिप्रेसिंग सिनेरियो दैट फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड, ठीक है। जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है वह इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता तो आई एम टॉकिंग अबाउट हियर बेसिक इनपुट्स, सीड्स की बात कर रहा हूं मैं ट्यूबवेल की बात कर रहा हूं, मैं जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लगते हैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहा हूं, जो आपको जो
व्हीकल होते हैं ताकि वो माल को, एग्रीकल्चर कमोडिटीज को बाजार तक ले जा सकें। और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एग्रीकल्चर में की जानी है वो ना के बराबर की जाती हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वी आर फार बिहाइंड देन आवर नेबर कंट्रीज और कलीग नेशंस, जो भारत के सखा देश हैं उनसे हम कहीं पीछे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत कुछ किया जाना चाहिए। आज भी जब बिजली की बात आती है तो खेतों पर प्रॉपर्ली बिजली नहीं मिलती। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो करने की जरूरत है। और जब मैं इंफ्रा की बात करता हूं तो ये भी समझना चाहिए हमको कि भारत का जो 66% एरिया है, 2/3 एरिया ही मानसून से इरिगेटेड है। रेस्ट ऑफ द एरिया इज नॉट इरिगेटेड, और उनमें आर्टिफिशियल तरीके से कृत्रिम सिंचाई की जाती है, आर्टिफिशियल तरीके से सिंचाई की जाती है। तो उनमें सिंचाई की जाती है, उनमें जो पर हेक्टर उत्पादन है वो भी कम होता है। तो हमको इंफ्रा के मामले में बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। तो दीज आर द बेसिक इश्यूज दैट need to be raised, that need to be discussed, that need to be redressed। ठीक है, तो अगला हम देख लेते हैं जो हमको टॉपिक डिस्कस करना है वह क्या है। वह है भारत का वो एग्रीकल्चर के सामने चैलेंज। तो एग्रीकल्चर के सामने महत्वपूर्ण चैलेंजेस कौन कौन से हैं? देखो, सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज जो है एग्रीकल्चर के सामने उसकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का है। क्या है चैलेंजेस? कौन से? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का है। क्या भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में जो कृषि का ये वर्जन है कि डू वट एवर यू वॉन्ट बिकॉज यू आर गेटिंग इनफ प्रोडक्शन और यू आर गेटिंग इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। जो कुछ करना है करो लेकिन प्रोडक्शन मिलना चाहिए। अगर ये स्थिति है तो आई एम सॉरी, आने वाले समय में आपको वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। भारत में जो एग्रीकल्चर है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर इन्वायरमेंटली एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं होगी, यू आर नॉट मूव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, यू विल नॉट यूज ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर और बायोसाइड्स, तो आने वाले समय में भूमि की उत्पादकता कम होती जाएगी। और ये तो पता है ना, भारत के जिन क्षेत्रों में अधिकतर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है वहां पर भी सेचुरेशन का लेवल आ गया है और अब वहां पर कोई खास प्रोडक्शन आने वाले समय में बढ़ेगा नहीं। उत्पादन बढ़ जाएगा क्योंकि खेती की जमीन बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है? जंगल कम हो रहे हैं, या चारागाह कम हो रहे हैं, या जो कॉमन जमीन है, सामूहिक जमीनें वो कम हो रही हैं। तो इस तरीके से उत्पादन बढ़ रहा है, ना कि उत्पादकता बढ़ाकर उत्पादन बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको ग्रीन रेवोल्यूशन पर भी सोचने की जरूरत है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का। वी कैन नॉट जस्ट ग्रो फूड टू जस्ट इंक्रीज प्रोडक्शन, वी हैव टू लुक आफ्टर इन्वायरमेंट। you tease environment, it will hit you hard। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? लॉस ऑफ वेस्ट ऑफ फूड। वेस्ट ऑफ फूड, भैया ऐसा कहा जाता है कि हर साल कटाई के बाद 10 to 15% जो फूड है वो वेस्ट चला जाता है। ठीक है, और ये कैसे जाता है? क्योंकि वी डू नॉट हैव इनफ transportation system, we do not have enough cold storage, और we have not जो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, जिनके लिए जो बहुत जरूरी है, जो पेरिशेबल गुड्स हैं जैसे वेजिटेबल्स जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जिनको बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत रहती है, जैसे फूल जिनको बहुत जल्दी गिफ्ट करने की जरूरत रहती है, वरना मोटा जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके की चीजें हैं तो उनके लिए त्वरित ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, वो भारत में नहीं है। और मैं जैसे बताया ये आंकड़ा 10 to 15%। ठीक है, एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सेव्ड फूड इज कंसीडर्ड प्रोड्यूस्ड फूड। आपने बचा लिया, समझो उपजा लिया। ठीक है, अगर आपने बचा लिया जो फूड वो उपजा लिया, तो क्या है कि इसको भी रोकने की जरूरत है। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि आप पेरिशेबल गुड्स को बचा ही नहीं पा रहे। अगर पेरिशेबल गुड्स को नहीं बचा पा रहे, हालांकि सरकार काम कर रही है। अभी आपने कुछ न्यूज सुना होगा, किसान रेल और उड़ान योजना, जिनके तहत जो गुड्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स है, उनको त्वरित तरीके से उनके विपणन के लिए बाजार तक पहुंचाया जाएगा। तो कई सारी ऐसी चीजें जो करने की जरूरत है। फिर है आपका डिप्लीटिंग
डिप्लीटिंग सॉइल हेल्थ। भारत में हर साल बंजर भूमि बढ़ रही है, भूमि की लवणता बढ़ रही है, भूमि में क्षारीयता बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं जो उनका जो नेचुरल बैलेंस है प्राकृतिक तत्वों का, मैग्नीशियम का, सल्फर का, नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, वो हम बिगाड़ रहे हैं। भारतीय किसानों में टेंडेंसी है, अगर उनको डीएपी नहीं मिलता तो वो नाइट्रोजन से काम चला लेते हैं। बहुत थैंक गॉड मृदा कार्ड आ गया है, तो लोग अब जांच भी करवा लेते हैं और देख लेते हैं कि भूमि को किस तत्व की जरूरत है। अदरवाइज ट्रेडिशनली चला आ रहा था, वो चला ही आ रहा था, लेकिन misuse of fertilizer and pesticide is hurting the very natural, you know what I mean, natural composition of soil। ठीक है, तो उसको बिगाड़ रहा है, और इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? इट इज डिस्टर्बिंग द वेरी फूड चेन दैट इज रिलेटेड टू अस। भैया अगर हम रसायन डालेंगे खेत में तो पेड़ भी तो रसायन लेंगे, पौधे रसायन लेंगे, और वो रसायन हम खाएंगे, और हम तो जहर प्रूफ हो चुके हैं। दिल्ली में तो यही है। ठीक है, जो अगला जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो एड्रेस करने की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट। भारत में इन्वेस्टमेंट की दशा बहुत बुरी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है तो फिर वो कौन करेगा? रियल एस्टेट वाले। ठीक है, भूमि के दाम बहुत होंगे, मतलब आप इसको समझो कि कारीगर जो काम करता है उसके दाम नहीं है, बट कारीगर के हाथों के दाम है। समझ रहे हो आप? ठीक है, भूमि के दाम है, लेकिन भूमि से जो मिलता है उसके दाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हैव टू रिकंसीडर द लैंड एक्विजिशन बिल, और उसको कहीं जो लेजिस्लेशन कर दिया गया है उसको रिकंसीडर करने की जरूरत है। क्यों भारत में किसान भूमि छोड़ रहे हैं? व्हाई दे आर रनिंग अवे टू सिटीज? दे आर नॉट इंटरेस्टेड दैन डूइंग द एग्रीकल्चर। कोई मतलब नहीं है एग्रीकल्चर करने, उनको पता है कि इफ दे कंटिन्यू टू डू दैट शिटी बिजनेस, उनको मतलब किसानों को तो ये लगता है, क्योंकि दे आर नॉट सर्वाइविंग विद दिस। ठीक है, अगर वो कंटिन्यू टू करेंगे यही बिजनेस को तो दे वोंट सर्वाइव। इसलिए आपने देखा होगा कि डे बाय डे फार्मर्स आर लीविंग एग्रीकल्चर, दे आर कमिटिंग सुसाइड। और एक क्या बताता हूं आपको कि 2013 से लेकर 2017 के बीच एवरी ईयर 12,000 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड इन इंडिया, और ये रिपोर्ट केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी। अगर सिर्फ महाराष्ट्र का आंकड़ा बताऊं तो 2018 में 2518 लोगों किसानों ने आत्महत्या की, और 2019 में 2532 किसानों ने सुसाइड की। तो दिस नॉट गुड सिनेरियो फॉर फार्मर्स। ठीक है, जो अगला महत्वपूर्ण चैलेंज है कि हाउ द हेल यू विल कन्विंस फार्मर दैट योर प्रॉफिट इज नॉट बीन हाइजैकिंग बाय मिडलमैन। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? प्रॉफिट इज हाईजैक्ड बाय मिडलमैन, हाईजैक्ड बाय मिडलमैन। देखिए, भारत में जो किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है वो किससे त्रस्त है? इन मध्यस्थों से, बिचौलियों से। ठीक है, जो ब्रोकर्स है उनसे। वो क्योंकि उनके पास स्टोरेज की कैपेसिटी है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस है, तो दे कैन सस्टेन द करंट सिचुएशन। लेकिन किसान सस्टेन नहीं करता, क्योंकि उसको पुराना बकाया देना है, जो महाजन है उसका लोन देना है, कईयों की देनदारी किसान को देनी, त्वरित देनी होती है। और किसान भी, भारतीय किसान मिडिलमैन पता नहीं क्या मानसिकता है, दे आर बाउंड टू एक्सपेंडिचर। और जो मिडिलमैन की मानसिकता है कि वो शादी ब्याह में अच्छे से खर्च करता है, और पोजीशन नहीं घटनी चाहिए कुल मिलाकर, और वो जो मान सम्मान दिखाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं। यह रिपोर्ट में आया है कि भारत में किसान सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ डेट, कर्ज के कारण ही सुसाइड नहीं कर रहे हैं। दे आर कमिटिंग सुसाइड इन सम केसेस बिकॉज दे हैव डेट ऑफ दिस सेरेमोनियल एक्सपेंडिचर, जो शादी ब्याह उत्सव में खर्चा होता है उसके भी वो उन पर डेप्ट है। तो कहीं ना कहीं बैंकों को, सरकार को सोचना पड़ेगा कि डेप्ट किस पर्पस के लिए दिया जा रहा है। और जिस पर जो बात की जानी है हमको, वह है मिडिल मैन। देखिए, भारत में अधिकतर जो प्रॉफिट है किसानों का, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स का, इट इज बीन हाईजैक्ड बाय दोस ब्रोकर्स। तो सरकार को चाहिए जब भी कोई योजना बनाए, भले वो किसानों के लिए बना रही हो, बट इट इज नॉट बेनिफिटिंग द फार्मर्स। वो किसानों को लग ही नहीं रही है, वो किसानों का फायदा मिल ही नहीं रहा, बिकॉज उसका फायदा ले कौन रहा है? मिडिल मैन।
तो सरकार को देखना पड़ेगा हु इज बेनिफिशियरी और हु फॉर यू आर प्रोग्रामिंग द होल डैम सिचुएशन। ठीक है, जो अगला महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है आपका बजट एलोकेशन। देखिए हर साल हर साल सरकार क्या करती है, कुछ ना कुछ बजट डिसाइड करती है कृषि के लिए। इस साल 2.83 लाख करोड़ डिसाइड किया। कितना? 2.83 लाख करोड़। बहुत ज्यादा है ना? नहीं। जब आपके 50% ज्यादा जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हो तो हर अमाउंट छोटा ही लगता है। और अगर इतना ही बड़ा अमाउंट है तो मेरे ख्याल से अगले साल तक स्थितियां सुधर जानी चाहिए। नहीं ना, ये बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि आपकी जीडीपी में 17% ही योगदान है कृषि और अलाइड एक्टिविटीज का, संबंधित गतिविधियों का। पशुपालन कुक्कुट पालन भी उसी में शामिल है। लेकिन वो कितने कितने प्रतिशत लोगों की आय है पर कैपिटा इनकम डिसाइड करती है? 50% लोगों का इनकम डिसाइड करती है। ठीक है, कितने? 50% का। और अगर इतने लोगों का इनकम डिसाइड करती है, इसका मतलब है कि हर अमाउंट उनके उद्धार के लिए कम ही पड़ेगा। और आपको तो पता है ना, भारत की 30% जनसंख्या जो गरीब है वो गांव में रहती है और 68 पॉइंट समथिंग कुल जनसंख्या गांव में निवास करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हर बजट एलोकेशन में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी की जानी चाहिए ताकि किसानों का वेलफेयर हो सके। जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है आपका क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए इसको लिखना कैसे है ये भी देख लेते हैं। कैसे लिखना है? 50 शब्दों में आप इतना लिख सकते हो। हालांकि मैंने कुछ डाटा भी डिस्कस किए, साथ में आप उनको भी जोड़ सकते हो। और अगर 2 शब्दों में आए तो वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट मेनी थिंग्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लीजिए। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एग्रीकल्चर का? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका सबसिस्टेंस नेचर। क्या? उसका सबसिस्टेंस नेचर, उसका निर्वाह स्वरूप। भारत में जो कृषि है वो क्या है? निर्वाह प्रकार की है, वो जीवन यापन का साधन है, उससे कोई बेच नहीं पाएगा। जैसे कि मैंने प्रेम चोपड़ा का डायलॉग बोला था कि नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो वो जीवन यापन का साधन है, उससे कोई कमर्शियल प्रॉफिट नहीं कमा पाता। या इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को ले लूं इसका उदाहरण। क्या? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ठीक है, और भी छोटे छोटे जो भले शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना हो लेकिन उनमें अगर इनपुट बहुत दोयम दर्जे का है और सिर्फ उससे उतना ही मिल पाता जितना आप अपना पेट पाल पा रहे हो तो वो भी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, निर्वाह कृषि का ही उदाहरण है। और दूसरा जो इसकी महत्वपूर्ण है वो है कन्फाइंड इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग भारत की जो एग्रीकल्चर है उसकी विशेषता है क्या? कि यह बहुत सीमित क्षेत्र में गहन कृषि होती है। उन देखो, जब मैं गहन कृषि की बात करता हूं आई एम टॉकिंग अबाउट हायर इनपुट्स, हायर वैल्यू ऑफ इनपुट, अच्छे हाई यील्ड वैरायटी के बीज, बहुत ज्यादा सिंचाई, अच्छी हैवी मशीनरी, भारी लेबर, बहुत सारी चीजें, मतलब हाई लेवल, हायर वैल्यू ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और उसका हाई वैल्यू ऑफ आउटपुट भी होगा। लेकिन ये सीमित क्षेत्रों में, कन्फाइंड टू सम सर्टेन एरियाज, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट प्रदेश, बंगाल, सम ऑफ एरिया ऑफ बिहार, उतने तक सीमित है। तो ये भी एक विशेषता है। और इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसमें एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है, वी आर गेटिंग 2-3 क्रॉप्स एवरी ईयर। भैया जो भारत है वो क्या है? एक उष्णकटिबंधीय देश है और उसमें भी भारत का जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये वाला वो क्या है? उप उष्ण, और नीचे वाला उष्ण, तो दोनों ही कटिबंध है ना। तो दोनों ही जो कटिबंध है तो उससे क्या है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप हो जाता है और तीनों मानसून में ठीक ठीक हम फसल लेते हैं। तो कौन कौन सी फसल ले लेते हैं हम? रबी, जायद और खरीफ। तो रबी की जो फसल है उसमें क्या है? गेहूं, सरसों। जायद की फसल में क्या है आपका? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। खरीफ में क्या है आपका? कपास हो गया, सोयाबीन हो गया, धान हो गई और पैडी क्रॉप जिनमें शामिल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं 2 से 3 फसलें हम इसमें ले लेते हैं। और भारत में जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है कि जो सीमांत किसान है, मार्जिनल फार्मर्स,
ठीक है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 86% आर मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देश में अगर इतने नंबर्स मार्जिनल फार्मर्स के हैं तो इसका मतलब समझिए कि उनका एग्रीकल्चर आउटपुट भी बहुत सीमांत होगा या ना के बराबर होगा, या उनका एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम होगा। इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं निर्भर रहने वाले हैं वेलफेयर प्रोग्राम पर, सरकार पर। ठीक है, तो और फिर एक और जो महत्वपूर्ण है, भारत में जो 2/3 एरिया ऑफ एग्रीकल्चर इरिगेटेड, भारत में 2/3 क्षेत्र ही इरिगेटेड है। रेस्ट ऑफ द एरिया नीडेड टू बी आर्टिफिशियल इरिगेशन, और कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम सिंचाई की जरूरत रहती है। और भारत की एक और जो भारत की जो एग्रीकल्चर की एक और जो विशेषता वह क्या है, मिक्स्ड क्रॉप। भारत में एक साल में एक साथ एक ही सीजन में 2-3 फसलें लगाई जाती हैं, और उनकी प्रकृति इस तरीके की रहती है कि वो एक दूसरे को डोमिनेट ना कर सपोर्ट करें। से भिंडी के साथ बल्लर लगा दिया आपने, सेम, ठीक है, और कुछ खड़ी फसलों के साथ आपने जो बेल बूटे वाली फसलें वो लगा दी, तो उनको कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करती है ऊपर जाने में। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, और फिर है आपका जो नेक्स्ट जो डिस्कस करने वाला है वह क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर? ठीक है, तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय देश के लिए या भारतीय जीडीपी में एग्रीकल्चर की भूमिका क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है एग्रीकल्चर की वह क्या है, उसकी इनकम। इंपॉर्टेंस को देखिए, किस पर बात कर रहे थे हम, इंपॉर्टेंस पर। ठीक है, महत्व क्या है, तो सबसे पहला है उसका इनकम। ठीक है, 17%। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट, कितना, 50%। तो ये 50% की पर कैपिटा इनकम डिसाइड होने वाली है इन 17% से। और मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, उसकी अलाइड एक्टिविटीज भी हैं। तो अलाइड एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, संबंधित गतिविधियों में पशुपालन, पोल्ट्री, मत्स्य, वानिकी और फिशिंग। फिशिंग मत्स्य एक ही होता है, 2 बार हो गया, काउंट 1। ठीक है, तो वो सब भी इसमें शामिल है। ठीक है, देन है आपका क्या, जो है सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर, सॉरी सपोर्ट फॉर कैटल रियरिंग। ठीक है, क्या करता है ये, सपोर्ट फॉर कैटल रियरिंग। आप समझो, जो पशुपालन का सहायक है एग्रीकल्चर, कैसे, वो फूड न्यूट्रिशन, जो जानवर खाते हैं उनका फूड न्यूट्रिशन कहां से आता है, जो अनाज आता है वो कहां से आता है, खेतों से आता है। चारा कहां से उपलब्ध होता है, खेतों से उपलब्ध होता है। ठीक है, उनको ग्रेसिंग कहां की जाती है, खेती की भूमि पर ग्रेसिंग कहां, चारागाह की भूमि कहां की जाती है, खेतों में की जाती है। ठीक है, और फिर जो अगला इसका महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है क्या है, रॉ मटेरियल फॉर व्हाट, इंडस्ट्री। कौन सा रॉ मटेरियल, कपास सूती वस्त्र के लिए हो गया, सोया ऑयल के लिए हो गया, देन है आपका फल फूड प्रोसेसिंग के लिए हो गया, देन मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए हो गए। तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जो है मार्केट फॉर इंडस्ट्री, अगर एग्रीकल्चरल अर्थव्यवस्था, जो कृषि अर्थव्यवस्था है वो संपन्न अवस्था में है, कृषि सफल है, कृषि संपन्न है, तो गांव के लोगों की अर्थव्यवस्था भी संपन्न रहेगी, क्योंकि 68 पॉइंट समथिंग कुछ लोग आपके गांव में रहते हैं। अगर वो संपन्न है तो दे कैन बाय थिंग्स। आपको मैं एक बताता हूं, एक विवरण। 1940 के बाद सरकार ने क्या किया, उन्होंने तय किया कि जो प्राइमरी मूविंग फोर्स है अर्थव्यवस्था के लिए, जो पुश करेगा अर्थव्यवस्था को, वो होगा क्या, इंडस्ट्री। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, राउरकेला, बोकारो। ठीक है, ये सब देखने को मिलते हैं इनकी स्थापना। लेकिन बाय द टाइम ऑफ 2002 ये रियलाइज हो गया कि भैया, ठीक है, सिर्फ वस्तु उत्पादन करने से कुछ नहीं होगा। इफ पीपुल आर नॉट इनफ पावरफुल टू बाय थिंग्स, और उनके पास जो परचेसिंग पावर ही नहीं है, then how the hell you will sell the goods, आप बेच ही नहीं पाओगे। तो वही चीज समझ में आई और पहली बार एग्रीकल्चर पर ध्यान दिया गया, और 2002 के बाद कई सारे काम भी किए गए एग्रीकल्चर की
फील्ड में। तो वही चीज बताने जा रहा हूं, अगर एग्रीकल्चर संपन्न है तो आपकी 50% जो जनसंख्या जो किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी हुई है वो संपन्न है, वो संपन्न है तो इंडस्ट्री संपन्न है, इंडस्ट्री संपन्न है तो सेवा क्षेत्र को मार्केट मिल जाएगा। और दिस इज हाउ एग्रीकल्चर लीड्स द होल इकोनॉमी। एक आंकड़ा और बताता हूं आपको, अगर 1% की जीडीपी में, अगर कृषि जीडीपी में 1%, सिर्फ कृषि जीडीपी में 1% की बढ़ोतरी होती है तो इंडस्ट्री सेक्टर में 0.5 और नेशनल इनकम राष्ट्रीय में 0.7 की ग्रोथ हो जाएगी। तो आपको इससे पता लग जाएगा कि हाउ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेक्टर इज फॉर द होल इकोनॉमी। ठीक है, जो अगला महत्वपूर्ण है वो क्या है, रूडिमेंट्री पार्ट ऑफ रूरल इकोनॉमी। ये क्या है, रूडिमेंट्री पार्ट ऑफ इकोनॉमी। रूडिमेंट्री मतलब क्या होता है कि असेंशियल। अगर आप कृषि को हटा दो किससे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से, तो आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी होगी। ठीक है, जो मौद्रिक लेन देन है, जो 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 बार्टर सिस्टम चलता है वो कहीं ना कहीं कृषि से ही चलता है। तो बिना कृषि के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कोई स्वरूप है ही नहीं। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक। वन मोर नीड टू डिस्कस। ठीक है, तो वो क्या है आपका चेक ऑन इन्फ्लेशन। ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां पर क्या करता है एग्रीकल्चर। ठीक है, चेक ऑन इन्फ्लेशन। कैसे काम करता है, अगर बम्पर क्रॉप है तो उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होंगी। ठीक है, ये किसानों की ही देन है, उनकी मेहनत का नतीजा है कि यू आर हैविंग चीप गुड्स। ठीक है, और आपको मतलब वाजिब दाम पर चीजें उपलब्ध हो पा रही है। तो अगर अब इनको भी हम लिखना चाहें 50 से 200 शब्दों में, वी कैन राइट इट इजीली। वी हैव फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट आल्सो, बोथ थिंग्स। ठीक है, और अंतिम क्या है, व्हाट एक्शन नीडेड टू बी टेकन फॉर द रिफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो अंत में हम देख लेते हैं कि एक्शन नीडेड टू बी टेकन फॉर रिफॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। एक्शन नीडेड फॉर एग्रीकल्चर रिफॉर्म। ठीक है, तो पहला क्या है, सबसे पहले समझ में आता है टैप द गैप ऑफ इरिगेशन। टैप द गैप ऑफ इरिगेशन। जो जो क्षेत्र छूट गया है इरिगेशन से, उनमें आप पहले इरिगेशन की व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, कहा नहीं, रियल आंकड़ा ही है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध है वहां पर हेक्टेयर, भारत में सबसे ज्यादा सिंचित एरिया है वहां पर 4 टन पर हेक्टेयर उत्पादन होता है अनाज का। ठीक है, और जिन क्षेत्र में कृत्रिम सिंचाई रहती है या बहुत कम सिंचाई हो पाती है वहां पर यह आंकड़ा 1 टन पर हेक्टेयर रह जाता है। ठीक है, तो एक तरफ ये ना मतलब एक दुखद पहलू भी है, लेकिन एक आशा का मुद्दा, एक आशा भी देता है कि अगर हमने इसको भर लिया, इस गैप को भर लिया, तो आने वाले समय में जो हमारा 84 मिलियन टन उत्पादन है, यहाँ नहीं उत्पादन है, वो 400 मिलियन टन तक भी पहुंच सकता है। कोई बड़ी बात नहीं आने वाले 5 से 10 सालों में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टैप द गैप ऑफ इरिगेशन। जो क्षेत्र छूट गया उसका हमको गैप भरना पड़ेगा। फिर क्या है आपका कि जो नेक्स्ट है आपका इसमें नीडेड वर्जन ऑफ 2, ग्रीन रिवोल्यूशन वर्जन 2.0 नीडेड। देखिए हम बहुत देख चुके हैं ग्रीन रिवोल्यूशन को। ठीक है, जितना सेचुरेशन, जो संतृप्तता आना था वो आ चुका है भैया। हम उत्पादन तो बढ़ा रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम पहले ही बात कर चुके हैं हाउ चाइना इज फार अहेड देन अस। ठीक है, कैसे उसकी उत्पादकता बढ़ रही है, तो हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हमको सोचना पड़ेगा, हमने कहीं उत्पादन बढ़ाने के चक्कर में, उत्पादकता बढ़ाने के चक्कर में कहीं कुछ गलत कदम तो नहीं उठा लिए हैं। और अगर उठा भी लिए हैं, जो भी पता है उठा लिए हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के नेगेटिव इंपैक्ट सामने, एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवोल्यूशन है उसके नेगेटिव इंपैक्ट सामने आने लगे हैं। हमने केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, हाइब्रिड वैरायटी वाले बीज यूज किए, इंडिजीनियस जो बीज थे उनको हमने स्वाहा कर दिया। कहीं ना कहीं वो बीज जो मानसून का जो प्रभाव पड़ता था उससे बिल्कुल एक प्रूफ थे, उससे क्या कहते हैं
डिफेंस की तरह काम करते थे, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होते थे, लेकिन हाई यील्ड वैरायटीज के जो बीज है वो ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, उनमें छोटे मोटे मानसून में के उतार चढ़ाव में ही गड़बड़ हो जाती है, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण सामने आई है, और आज इट इज अ थ्रेट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो कहीं ना कहीं ग्रीन रिवोल्यूशन के 2.0 वर्जन की जरूरत है, जिसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की जरूरत हो, और उसका इलाज हो सकता है वो किससे? वी नीडेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या किसकी जरूरत है हमको? ऑर्गेनिक फार्मिंग की। और ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, बट वी हैव एग्जांपल। सिक्किम put an example before us that how a single state can completely be or completely can be organic state in terms of agriculture। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है, भले ही वो छोटा हो, बट उसने एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है। तो हमको कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है, सरकार को इस पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। तो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की जरूरत है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है आपका जो सरकार इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, कोई भी सरकार आई, नो मैटर व्हाट सरकार की, ठीक है, उन्होंने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट ही किया है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी ईयर में 5% ऑफ द जीडीपी एग्रीकल्चर में निवेश नहीं किया गया। अगर ये कर दिया होता, देखो पूंजी निवेश का अपना फायदा, जब आप ये चीजें पूंजी निवेश करते हो तो वो लंबे समय के लिए जाती है और उसके बाद में फायदे मिलते हैं। एग्रीकल्चर में ऐसा कभी नहीं किया गया। एवरेज जो रफली इन्वेस्टमेंट किया गया है जीडीपी के प्रतिशत के मामले में, वह 2% और बिलो 2% ही रहा है। ठीक है, और अब हालांकि सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है बढ़ा के, लेकिन तब भी ये 5% से ऊपर कभी नहीं जाता, बिलो 3% ही रह रहा है बार बार। ठीक है, फिर जो है आपका नेक्स्ट है, आप यू हैव टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी। आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरी, आपको यह समझना होगा कि कौन बेनिफिशियरी है, किसको लाभ मिलना चाहिए। आप प्रोग्राम बना रहे हो एग्रीकल्चर का, मालूम चल रहा है कि मिडिलमैन ने सारा एग्रीकल्चर जो है आपका एग्रीकल्चर कमोडिटीज ली किसानों से, और खुद किसान बन गया और किसानों का लाभ आप खुद ले रहा है। यही तो होता है ना। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द रियल बेनिफिशियरी, हु इज द रियल बेनिफिशियरी, और डिजाइन द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू इट। आपको असली किसान की पहचान करनी होगी। यहाँ तो मेरे खुद के गांव में इस धन्ना सेठ है, एक सेठ के पास मतलब 300 एकड़ जमीन है, 300 एकड़ जमीन है, वो भी किसान है। ठीक है, वो आता नहीं है यहाँ पर, बट आपको मैं समझा रहा हूं कि उसके पास 300 एकड़ खेती है और वो भी फार्मर है। ठीक है, और फिर उस किसान से कंपेयर करो जिसके पास 0.5 हेक्टेयर जमीन है। ठीक है, और जब प्रोग्राम बनते हैं तो वो किस तरीके से बनते होंगे। सो एग्रीकल्चर एक ना एक चीज बताता हूँ। जो एग्रीकल्चर है उस पर कोई भी व्यक्तिगत आय का टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो एग्रीकल्चर काले कारनामों को छुपाने के लिए एक अच्छी जगह मानी जाती है। ठीक है, तो बड़े बड़े जो लोग बिजनेसमैन रहते हैं, रियल एस्टेट वाले, भूमि को खरीद लेते हैं, इनकम होगी किसी और सोर्स से, बताएंगे कि हमने अनाज उगाया और यहां से आई है, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स ही नहीं लगता, तो सबका सब छुप जाता है। ठीक है, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रियल बेनिफिशियरी। फिर है आपका, मैं कहूंगा कि अगर आपको एग्रीकल्चर को सुधारना है तो आपको वीमन का स्कोप तलाशना होगा। एग्रीकल्चर में स्कोप फॉर वीमन। ठीक है, हो सकता है नया नया बिंदु हो और लोग सोचते नहीं हो इस बारे में, बट आपको मानना पड़ेगा कि 50% जनसंख्या महिलाओं की है। ठीक है, तो उस तरीके से मशीनें डिजाइन करनी पड़ेगी, छोटी मशीनें डिजाइन करनी पड़ेगी छोटे खेतों के लिए, ताकि उनके जो घर के पीछे जो जो जगह रहती है उसमें आराम से कुछ ना कुछ फसल उगाई जा सके। कई ऐसे स्मॉल जगह हैं भारत में, स्मॉल पॉकेट्स हैं, और भूमि विखंडन के बाद तो सबके पास छोटे छोटे पॉकेट्स बने चुके हैं भूमि क्षेत्र के। ठीक है, तो वहां पर अगर अगर स्मॉल और मीडियम स्तर के ट्रैक्टर्स या मशीन्स, कल्टीवेटर्स, वीडिंग मशीन या आपका प्रूनिंग मशीन बनाएंगे तो काम इस तरीके से होगा कि अब सारी जमीन का प्रोडक्टिवली यूज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का स्थान तलाशना होगा। लॉट जितनी मशीनें भारत में क्या पूरे विश्व में अधिकतर मशीनें दे आर डिजाइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेन यूज। जो मेल है, जो पुरुष है, उनके यूज के पर्पस से इनको बनाया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं
मशीनों को या खेती में महिलाओं के स्कोप को तलाशना होगा कि वो खेती से किस प्रकार जुड़ सके, ठीक है। और वन मोर दैट नीड टू रिक्वायर्ड फॉर टू गेट अवे द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर, वो है अल्टरनेट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। वो डेयरी हो सकती है, वो कुक्कुट पालन हो सकता है, वो अदर जो वानिकी, सोशल वानिकी जिसको आप फॉरेस्ट्री बोलते हो, सोशल फॉरेस्ट्री, वो हो सकता है, वो फिशिंग हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बट यू हैव टू गेट अवे द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर यही स्थिति रही आने वाले समय में तो हमको और डिप्रेसिंग सिनेरियो देखने को मिल सकता है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फार्मर्स आर कमिटिंग सुसाइड इज नॉट बिकॉज ऑफ दे हैव डेब्ट, ठीक है, डेब्ट एक बार का इग्नोर किया जा सकता है, बट दे डू नॉट हैव होप। यू किल द होप, दे आर डेड। मैं फार्मर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यू किल द होप ऑफ एवरी सिंगल बीइंग, दे आर ऑलमोस्ट डेड। और जिनके पास होप नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट डेड, ठीक है। सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग द लेक्चर, ठीक है। इनको जब आप लिखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लिखना है। इसको भी आप 50 और 200 शब्दों में कैसे एक्सपांड कर सकते हो। फिगर्स भी हैं, कॉन्सेप्ट भी हैं, नंबर्स भी हैं, सारी चीजें हैं, आप लिख सकते हो, ठीक है। एमपीपीएससी और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, और मैंने जो एस्पेक्ट्स इसमें कवर किए हैं कई हैं, और आने वाले समय में भी इफ रिक्वायर्ड आई टेक सम अदर लेक्चर्स ऑन एग्रीकल्चर ऑल्सो। और भारत में जो एग्रीकल्चर है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और यूपीएससी और एमपीपीएससी में ये बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और आपकी एमपीपीएससी के सिलेबस और पेपर 2 की फर्स्ट लाइन कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के मुद्दे और पहले। तो इनिशिएटिव पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया, 2020 का बजट है, एक तो बहुत लंबा भाषण था, 2 घंटे सबने कुछ मिनट का, निर्मला सीतारमण का। तो उन्होंने जो बजट में कृषि के लिए एलोकेट किया वो 2.38 लाख करोड़ किया। उसके साथ जो रेल किसान, रेल उड़ान योजना, रेल किसान, फिर आपका जो सोलर फार्मिंग और स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाना, फिर है तो लोकल स्टोरेज को बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बढ़ावा देना, तो कई सारी ऐसी चीजें उनमें डिस्कस की गई हैं। ब्लू इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इस बजट में डिस्कस की गई हैं और इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो इफ इट इज रिक्वायर्ड विल टेक सम दिस थिंग इन अनदर लेक्चर, ठीक है। और तब तक के लिए होप फॉर द बेस्ट, विल मीट सून इन सेम लेक्चर। और आने वाले लेक्चर इसी तरह आपको मिलते रहेंगे।